आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। Aluminum chloride exists as Al2Cl6 molecules at room temperature. When heated to a high temperature, AlCl3 molecules are formed. What are the arrangements of the bonding pairs of electrons around the aluminium atom in the two forms of aluminum chloride? ठीक है, वेरी इजी कर लोगे ये क्वेश्चन, छोड़ दें। AlCl3 में एल्यूमिनियम और क्लोरीन बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे और शेप क्या होगा, और Al2Cl6 जब आप बनाते हो तो उसमें सेंटर एटम अगर एल्यूमिनियम है तो उसका शेप हमारे पास क्या होता है, इसमें एसिडेटिव बॉन्ड बनते हैं ना। सही है। तो पहले वाले में प्लेनर होगा, 3 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर है, और दूसरे वाले में हमारे पास टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं। पता है ना सबको, ये बॉन्डेड पेयर लोन पेयर देख के हम शेप डिसाइड करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द टेबल शोज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर सब्सटेंसेस विच सब्सटेंस हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो मेल्टिंग पॉइंट जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो मुझे पता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ए और बी तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है, तो सी और डी में देखेंगे हम। अब जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो दोनों में पुअर दी हुई है। ग्रेफाइट भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा चीजों को। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में पुअर है तो लिक्विड स्टेट में कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयंस तो नहीं होते हैं ना। अगर वो ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें भी फ्री आयंस नहीं होते। तो अगर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है तो मतलब वो ग्रेफाइट नहीं है, तो उसमें आयंस भी नहीं होंगे, वो कोवलेंट है तो आयंस तो नहीं है उसमें। तो वो लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में भी फिर आयंस थोड़ी ना होंगे उसके पास, अगर आप उसको मेल्ट कर दोगे तो इसका क्या मतलब है कि मोल्टेन स्टेट में भी वो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लिक्विड स्टेट में भी क्या होगी, उसकी पुअर ही होगी। तो इसका आंसर मुझे पता लग गया, डी हो जाएगा। आगे, सॉल्युबल है चाहे इनसॉल्युबल है वो कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन में भी आयंस नहीं आएंगे, अगर वो एक्वस सोल्यूशन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन गुड है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में अगर आयंस नहीं है तो नहीं आ सकते। ठीक है, होते ही नहीं है ना आयंस कोवलेंट मॉलिक्यूल में। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये फैब मार्च का ही पेपर है ना, इतना आसान पेपर कैसे बना सकते हैं, फैब मार्च। अच्छा भाई, वैसे मार्क्स कितने आ रहे हैं आप लोगों के, प्रैक्टिस कर रहे हो yearly? क्या हालात हैं? अच्छे हालात हैं या बुरे हालात हैं? ए के बिल्कुल एज पे हो, लिविंग ऑन दी एज। अच्छी बात है भाई। चलो क्वेश्चन 8 का आंसर भी बता दो जल्दी जल्दी। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। हमें पता है कि भाई जो वाटर है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में नहीं होती। तो सिंपल सा आंसर है H2S का, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हायर है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O मॉलिक्यूल बट नॉट विद H2S मॉलिक्यूल। मुझे पता नहीं, हजम नहीं हो रहा है ये पेपर के इतना, अभी तक इतना आसान कैसे चल रहा है ये पेपर, कोई क्वेश्चन तो टेढ़ा है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कंबशन बॉन्ड एनर्जीज। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय del HR. Which expression could be used to calculate the enthalpy change of a reaction? ओके, अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन और कंबशन दिया हुआ है। ओके, हाँ अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या है ये। इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई है, निकालना नहीं है आपने। फॉर्मेशन कंबशन और बॉन्ड एनर्जी कह रहा है कि सारा डाटा गिवन है,
अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना चाह रहे हो तो क्या आप नीचे गिवन जो ऑप्शंस है उसमें से क्या चूज कर सकते हो? अगर मैं कंबशन के लिए साइकिल बनाऊं तो देखो C2H6 को कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसी तरह CH4 को कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैं इसके लिए साइकिल बनाऊं और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 उसके 2 मोल्स, और इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन CH4। क्या ये काम मेरा हो सकता है इससे? बिल्कुल हो सकता है। इसमें फिर हम ये करेंगे कि जो कंबशन की जब साइकिल होती है तो हम जो शॉर्टकट लगाते हैं वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगा रहे होते हैं, तो सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं विद साइन। अगर मैं सारे रिएक्टेंट की इंथैल्पी और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऐड कर दूं, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऐड कर दूं, तो 2 मोल ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 बन जाएगा जो कि गैसियस स्टेट में। एंड माइनस प्रोडक्ट साइड पे है 2 मोल ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये बन रहा है हमारा कंबशन से। अगर आप फॉर्मेशन का, अगर आप कहो कि हम फॉर्मेशन यूज कर लें, तो ऑप्शंस में फॉर्मेशन जो है वो किस किस की गिवन है, ये तो फिर आपको सब कर करके देखना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये बी बन रहा है हमारा, लेकिन भाई डी भी तो बन सकता है, सी भी तो बन सकता है अगर मैं बॉन्ड इंथैल्पी का डाटा यूज करूं। अगर मैं बॉन्ड इंथैल्पी का डाटा यूज करता हूँ तो उसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? उसमें बहुत सारी गलतियां की हुई हैं उसमें। अगर आप C2H6 की बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करोगे तो पहली बात तो 2 मोल ऑफ C2H6 है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था ना उसको, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी के साथ यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था जो कि नहीं लगाया, इससे सी में मिस्टेक की हुई है उसने। इसी तरह अगर मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डाटा देखूं तो ये जो देखो C2H6 है, इक्वेशन में तो इसके 2 मोल्स है ना, तो यहाँ पे 2 मोल्स आना चाहिए था, ये गड़बड़ की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ए में तो सिर्फ कंबशन ऑफ C2H6 है, पूरी साइकिल कैसे बनेगी? ए इसलिए गलत है, छोटी छोटी सी मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो अगर इसको जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन, तो अगेन क्वेश्चन बड़ा आसान है। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन 10, which reaction has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of propane? फॉर्मेशन की डेफिनेशन पता है आपको? when one mole of a compound is formed from its elements in their standard state। अब C3H8 कंपाउंड है जो कि डायरेक्ट गैस है प्रोपेन, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड होता है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी गैस लिख दिया। सी में कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस है, H2 गैस है। राइट साइड पे 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है और जो एलिमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे हुए हैं, और इक्वेशन की बैलेंसिंग भी सही हुई है, तो सी तो सही है। डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में प्रोपेन को लिक्विड लिया हुआ है भाई। एल्केन्स में डाउन द होमोलोगस सीरीज पेंटेन इज द फर्स्ट एल्केन टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो पेंटेन लिक्विड लिया हुआ है ये गलत है। यार मुझे तो वाकई हजम नहीं हो रहा है ये पेपर, क्या क्या इन्होंने। आगे बढ़े। 11, one of the reactions in the rechargeable lead acid battery is shown, which statement about this reaction is correct? lead is both oxidized and reduced। अब lead जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है पीबी में, और PbO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीजन इज -2, दो ऑक्सीजन है, लेड इज X इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब लेड जो है वो लेड सल्फेट में सल्फेट आई -2 होता है, लेड 2 पॉजिटिव हो गया, तो लेड 0 से +2 भी हो रहा है, +4 से +2 भी हो रहा है, मतलब लेड की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो लेड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। लेड इज neither oxidized nor reduced, lead is oxidized only, lead is reduced only। come on यार, come on। नहीं, चलें आगे बढ़ें। देखो मैं, चलो एंड क्लास के एंड में एक बात बताऊंगा, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन 12 में कह रहा है KMnO4 is an oxidizing agent. It reaction with Fe2 positive ion is shown in the following equation. What are x and y when the equation is balanced? इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है ना बेटा फ्लिप फ्लॉप से कर लो. फ्लिप फ्लॉप मेथड याद है ना, मैग्नेट आयंस का. अगर मैं यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, KMnO4 में मैग्नीज +7 होता है, निकालने की जरूरत नहीं. अब तक तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको कहते क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7. 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर में 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया है. ऑन दी अदर हैंड जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव आयन से क्या हुआ है, Fe3 पॉजिटिव आयन, मतलब उसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया है. अब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने होते हैं तो मुझे आयरन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. तो आयरन की इक्वेशन हो जाएगी 5 Fe2 पॉजिटिव आयन, 5 Fe3 पॉजिटिव आयन एंड 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं और मैग्नीज आ जाएगा आपका. फिर your Mn would be 7 positive, iron would be F5 mole of Fe2 positive ion, right hand side पे Mn2 positive ion and 5 mole of Fe3 positive ion. अब मैग्नीज के साथ आ रहा है 1 मोल. ठीक है, तो मैग्नीज की जो 1 मोल आ रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1. Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ आ रहा है 5, Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ भी आ रहा है 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 1 पूछता तो H पॉजिटिव आयन पूछता, मजा भी आता करने में. तो इसका आंसर सी हो गया. यस शांति, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है. और लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी तो रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है ना. लेड के ऊपर +2 कैसे आया इन द प्रोडक्ट? भाई लेड सल्फेट है ना, PbSO4. इसमें आप लेड की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. मैंने पूरे सल्फेट को ले लिया था, सल्फेट पूरा -2 है, इज इक्वल टू 0. तो लेड कितना होना चाहिए, लेड आइन वहां पे +2 होना चाहिए. क्लियर? सल्फेट राइन +2 होता है ना. आप सल्फर को अलग लेना चाह रहे हो तो वो अलग ही ले सकते हैं उसको. कि सल्फेट का हमने ऑक्सीडेशन नंबर याद किया हुआ है पूरा. चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ. इसमें थोड़ी सी वर्किंग है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इन अ मिक्सचर दिया हुआ है, तो आपको पार्शियल प्रेशर्स निकालने के लिए टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर आएगा. रिएक्शन मिक्सचर रीचेस इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स इन अ मिक्सचर. तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो इसके जो टोटल मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 180 प्लस 590 प्लस 160. कितने बनना है टोटल मोल्स? 930. अच्छा पार्शियल प्रेशर, अच्छा पहले तो केपी की जब एक्सप्रेशन बनाओगे तो इसमें देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होगा, उसमें पावर 2 होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालना पड़ेगा, जो कि 160 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 930 है, इनटू टोटल प्रेशर जो बन रहा है वो 300 एटमॉस्फेयर बन रहा है. इस पे पावर स्क्वायर मैंने डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूले में रख दिया, केपी के एक्सप्रेशन में ही रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट. Similarly, nitrogen 180 divided by 930 into 300, और हाइड्रोजन जो है वो 590 डिवाइडेड बाय 930 into 300 क्यूब. डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से. कैलकुलेटर यूज करके बता दो प्लीज जल्दी से. देखो यूनिट्स भी निकालने हैं, यूनिट्स भी देखो अलग अलग दिए हुए ऑप्शन में. मतलब एटीएम में ही निकालो, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर क्यूब. ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर -2. तो ये ऑप्शन डी तो मैं लूंगा ही नहीं. ABC में से है, मुझे इतना तो समझ आ गया. आंसर बता दो जल्दी भाई.
ए आ रहा है 6.65 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। ये तो पता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो निकाला है नाइट्रोजन का, अगर पार्शियल प्रेशर निकाला है तो नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द रिएक्शन मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर जो कि 300 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही रख दिया, वैल्यू निकालता फिर अलग से रखता, डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दो, सब तो जल्दी हो जाएगा काम। आगे बढ़े। क्वेश्चन 14। A mixture of hydrogen gas and an iodine gas is placed in a reaction vessel of a volume V at a temperature T. The reaction of H2I2 two hydrogen iodide is allowed to reach equilibrium. All substances remain in the gaseous state. Argon gas is then pumped into the reaction vessel. The temperature in the vessel is maintained. आर्गन गैस डाला है, टेम्परेचर मेंटेन किया है। How are the rate of the forward reaction and the partial pressure of hydrogen iodide at equilibrium is affected? सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर पूछ रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूछ रहा है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया, आर्गन गैस डाली है जो कि रिएक्ट भी नहीं होनी है, इनर्ट है, इक्विलिब्रियम का पार्ट भी नहीं बनेगी वो। ठीक है, द टेम्परेचर इन द वेसल इज मेंटेन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट नहीं होगा, पहली बात। डिक्रीज इसने दिया हुआ नहीं है कहीं पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज, रिएक्शन इंक्रीज तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे पता है। अनअफेक्टेड दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर मैं देखो पार्शियल प्रेशर निकाल रहा हूं, argon is not actually becoming the part of equilibrium but still presence of argon, reason being because जब उसमें आपके पास एक दूसरी गैस आएगी डिक्रीज हो जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज होने से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज का इसने कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। उसने या तो इंक्रीज दिया हुआ है या अनअफेक्टेड दिया हुआ है। we will have to go for unaffected। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर मैं बात करूं तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो तो वही है, आर्गन डालने से हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस इन द रिएक्शन मिक्सचर वो बढ़ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रेशर है वो भी चेंज होगा क्योंकि गैस आपने पंप की है अंदर, तो वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये तो समझ आ रहा है कि चलो यहाँ पे मोल्स बढ़े और प्रेशर भी बढ़ा तो इट विल स्टे अनअफेक्टेड। ठीक है, डिक्रीज का उसने कहीं दिया हुआ नहीं है, दे देता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में। टोटल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस भी बढ़ रहे हैं रिएक्शन मिक्सर में। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम उतना ही है क्योंकि रिएक्शन वेसल जो है उसका अपना एक वॉल्यूम होगा ना, तो गैस तो पूरे वेसल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जो आपने आर्गन गैस पंप की है वो उसी वेसल में पंप की है ना, तो उसने भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है जितना पहले इन तीनों गैसेस ने किया हुआ था। तो वॉल्यूम का इंक्रीज हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम वही है जो कि पहले था, और गैसेस जो है वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन ने अभी भी वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है जो पहले किया हुआ था, द प्रेजेंस ऑफ आर्गन। समझ आई बात इब्राहिम? हाँ, अगर इसकी मैं डिटेल में जाऊं तो फिर यहाँ पे मैं डिक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकता था कि डिक्रीज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगी। हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल टकराने जा रहे हैं, बीच में आर्गन का आ गया, वो तो रिएक्शन को रोकेगा ना, लेकिन इसने ऐसा कहीं डिक्रीज का वर्ड ही यूज नहीं किया हुआ है। तो फिर हम लोग जो है वो डी पे रहेंगे। सही है भाई, आगे बढ़े।
हाँ, if total moles are increasing, so partial mole fraction should decrease. ठीक है, उसने कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेशर भी हमने मेंटेन किया है। अब जब आपने आर्गन के मोल्स ऐड किए हैं उसमें, तो आर्गन की भी तो कोलिजन होंगी ना, आर्गन के मॉलिक्यूल्स भी तो कोलाइड करेंगे वॉल्स पे, तो वो भी फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ना चाहिए। आप जितनी ज्यादा गैस भरोगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा ना वेसल में, क्योंकि वेसल का वॉल्यूम तो आप एक्सपेंड करने नहीं दे रहे हो, राइट? तो प्रेशर भी बढ़ेगा और आपका मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और ऑन द अदर एंड प्रेशर न्यूमरेटर में बढ़ रहा है, तो वी कैन से, वी कैन अज्यूम एक्चुअली कि दोनों इक्वल रेट से कम और ज्यादा हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल क्लियर कट नहीं बता सकते इसमें, इसलिए उसने डिक्रीज इसी वजह से शायद दिया ही नहीं है ऑप्शन में कि कंफ्यूजन होगी, इसलिए उसने इंक्रीज तो नहीं हो सकता, वो तो मुझे कंफर्म है। मैं डिक्रीज पे जाऊंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में तो मैं एटलीस्ट डिक्रीज पे जाता, लेकिन उसने डिक्रीज का ऑप्शन ही नहीं डाला कहीं पे। चलें आगे, क्वेश्चन 15। Two experiments are carried out to study the reaction between zinc and sulfuric acid. Small lumps of zinc are added to the excess sulfuric acid. The reaction is carried out at a lower temperature and with one another change. अच्छा, both experiments produce the same total volume of gas and are completed in the same time. What is the second change made in experiment 2? अच्छा, total volume of gas same बन रहा है और सेम टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 2 में उसने ऐसा क्या चेंज किया है? रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होना चाहिए, लेकिन उसने रेट ऑफ रिएक्शन किसी और तरीके से बढ़ाया है ना। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। एक्सिस में है ना सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो उससे भी रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक्सिस में है। अगर ये लिमिटिंग होता तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी कम ज्यादा करता। और किस तरह से रेट बढ़ा सकते हो आप? क्योंकि इसने देखो एक्सपेरिमेंट 2 में लोअर टेम्परेचर पे जब वो चला गया है, तो इसका क्या मतलब है कि रेट कम होगा, लेकिन वो कह रहे हैं रेट कम नहीं हुआ है, इसका मतलब है कोई एक ऐसा फैक्टर उसने करा है कि जिसकी वजह से रेट बढ़ जाए। टेम्परेचर की वजह से कम हो रहा है तो किसी दूसरे फैक्टर की वजह से रेट को बढ़ाया है उसने, तो हम कैटेलिस्ट डाल सकते हैं रेट बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया जिंक का हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जिंक लंप में लिया हुआ है, हम उसके स्मॉल पीसेस ले लें या पाउडर ले लें जिंक का, तो भी रेट बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा फैक्टर चूज करना है दूसरा जिससे रेट बढ़ा हो एक्सपेरिमेंट 2 में। यूजिंग कैटलिस्ट, यस ये रेट बढ़ाएगा। ग्रेटर मास ऑफ जिंक, जिंक का मास बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ेगा, जिंक का सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ेगा, उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। लार्ज लम्प्स ऑफ जिंक, लार्ज लम्प्स लोगे तो सरफेस एरिया तो और कम हो जाएगा, हमें तो स्मॉल करना है उसका सरफेस, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाना है तो साइज और स्मॉल करना है, तो ये वी विल बी लेफ्ट विद ए ओनली। ठीक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, हमेशा मेटल और एसिड का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। शबान एंड में बताएंगे वो बात, भूल भी गया मैं क्या थी। चले आगे बढ़े। Question number 16. The relative magnitude of property X of five elements in P, Q, R, S and T are all in the period 3. ये कौन सी प्रॉपर्टी का ग्राफ बना हुआ है? देखो P से स्टार्ट किया, P पहला एलिमेंट है या नहीं ये मुझे नहीं पता। नहीं इब्राहिम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो वो लोअर टेम्परेचर से प्रोडक्ट बढ़ेगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है इक्विलिब्रियम। शबान मेल्टिंग पॉइंट का, हाँ मेल्टिंग पॉइंट का इसको ले सकते हैं, चलो इसको जरा देख लेते हैं। The letters are not the actual chemical symbols of the elements, of course. Which row is correct for the property of X? अगर ये melting point का होता तो देखो, अगर मैं खुद से अपना melting point का ट्रेंड बनाऊं
तो सोडियम है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद सल्फर आता, तो ये इंक्रीज होना चाहिए था टी, मतलब टी जो है वो एस से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट को उसको कंसीडर करता हूँ तो आर मस्ट बी सिलिकॉन, एस मस्ट बी फास्फोरस एंड टी मस्ट बी सल्फर, क्योंकि फिर उसको ऊपर होना चाहिए था, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का तो नहीं बन रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, थ्रू आउट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम की, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमने ट्रेंड पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि पीरियड 3 में जो मोस्ट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में मेटेलिक बॉन्डिंग है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मेटेलिक बॉन्डिंग है ना, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होगी, और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम से भी ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन इन दी सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन तो नॉन मेटल है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाहिर है मेटल से बहुत कम होगी, तो फास्फोरस की और कम होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो मेटालिक से नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहा होता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है, आर जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट शुड बी एल्यूमिनियम। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से पता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो बनता है वो सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन आर्गन, वो तो शेप ही अलग होता है, ये इस तरह का कोई डिक्रीज नहीं आता आयनाइजेशन एनर्जी में, चाहे वो अगर आप सेकंड पे भी जाओगे तो इसी तरह का कोई ट्रेंड बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं एलिमेंट एक्स इज इन पीरियड 3, एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ सॉलिड वाई। ठीक है, when solid Y is added to water, a solution with a pH of less than 7 is produced. Acidic solution आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, मतलब ऑक्साइड बनी है। अब कौन सी ऑक्साइड होगी? नॉन मेटल ऑक्साइड होगी, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड ही पानी में डिजोल्व होकर एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा ना। ठीक है, तो फिर देखो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, लेकिन ये भी इनसॉल्युबल होती है। उसके बाद फिर आ जाती है फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनमें से हो सकता है। ठीक है, अच्छा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म में बनेगा, वो कह रहा है कि जो ऑक्साइड बनी है वो सॉलिड फॉर्म में बनी है, तो फिर वी आर लेफ्ट विद फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्साइड P2O5 सॉलिड बनता है। सही है, तो आंसर फास्फोरस। बेटा कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का अफेक्ट करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है ना। उसने कह रहा था कि हमने टेम्परेचर कम किया है लेकिन फिर भी रेट पे फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसा दूसरा फैक्टर कौन सा चेंज किया है कि रेट को बैलेंस कर दे वो दोबारा से। मतलब अगर टेम्परेचर कम करने से रेट कम हुआ है तो दूसरा ऐसा कोई फैक्टर उसने डाला है कि वो रेट बढ़ा दे, तो वो कैटलिस्ट आ रहा था इसमें उसका। सही है भाई, 17 क्लियर है, आगे बढ़े। तुम लोगों को खुशी हो रही होगी ये पेपर देख के, दुआ कर रहे होगे ऐसे ही आ जाए। क्वेश्चन 18 तो भाई बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। रेडियाई पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब सोडियम आयन जब बनता है तो उसके पास सिर्फ दो शेल्स होते हैं। फ्लोराइड आयन जो बनता है उसके पास भी दो शेल्स होते हैं, 2,9 होता है, फ्लोराइड 2,7 होता है, तो 2,8। और नियॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके पास भी दो शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज वगैरह से देखना पड़ेगा आपको। सोडियम फ्लोराइड और नियॉन ही है ना बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इनको आपस में कंपेयर कर लो। सबसे छोटा इसके एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, और फ्लोराइड का 9 है, और नियॉन का 10 है।
तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? सोडियम आयन का होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स तो दो ही है सब में। सोडियम आयन जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास उससे ज्यादा स्मॉल पे नियॉन आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है। और फिर फ्लोराइड आएगा, सी हो जाएगा। चलें। क्वेश्चन नंबर 19, वेट टिल ऑर्गेनिक। हाँ शायद ऑर्गेनिक में इसने घुमाया हो तुम्हें फिर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं separate samples of magnesium and calcium are added to excess of sulfuric acid. The observations are summarized in the table. मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, विगरस रिएक्शन है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, बबल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस है। मैग्नीशियम कंप्लीटली डिसॉल्व क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, सॉल्युबल सॉल्ट है। कैल्शियम डाला, विगरस रिएक्शन है, बबल्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें भी रिएक्शन सून स्टॉप्स एंड लीव्स मोस्ट ऑफ द कैल्शियम अनरिएक्टेड। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा। which statement explain the difference in these observation? अब मैग्नीशियम और कैल्शियम का आपस में इन्होंने रिएक्शन किया, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है। ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे इसके। कैल्शियम इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। अब देखो कैल्शियम इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जब रिएक्ट करेंगे तो एलिमेंटल स्टेट से आयनिक फॉर्म में जाएंगे। मैग्नीशियम जो है वो Mg2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं मेटल्स, तो फिर मैं इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी कह सकता हूँ, फिर तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए ना। तो ये बात यहाँ पे गलत लिख दी है इसने। कैल्शियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। कैल्शियम अगर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा होता। वो रुक क्यों रहा है रिएक्शन बीच में? रुकने का रीजन क्या हो सकता है भाई? कैल्शियम वैसे मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो मोर सॉल्युबल है, उसके पीपीटी कम होंगे। कैल्शियम सल्फेट जो है वो लेस सॉल्युबल है क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज होती है। सही है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल विद ऑल डाइल्यूट एसिड। नहीं, डाउन द ग्रुप टू मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। कैल्शियम मोर रिएक्टिव है तो उसने मैग्नीशियम को मोर रिएक्टिव लिख दिया, तो स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया उसने। बी में कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम सल्फेट। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट एटलीस्ट सही लिखी हुई है इसमें, बाकी तो स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है सारी। बी और डी में, हाँ बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कैल्शियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। तो अगर वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कैल्शियम जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जो कैल्शियम है वो जल्दी खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कैल्शियम खुद जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मस्ट बी अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। बात ये सही है। और मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम सल्फेट, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं रिएक्शन सून स्टॉप्स एंड लीव्स मोस्ट ऑफ द कैल्शियम अनरिएक्टेड। अब जो कैल्शियम अनरिएक्टेड रह गया है, रिएक्शन स्टॉप हुआ है, इस चीज को कौन स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही? देखो जब कैल्शियम सल्फेट के पीपीटी बनेगा वो डिसॉल्व नहीं हो रहा पानी, तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। देखो रिएक्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। समझ आती है बात? because of the insoluble layer या because of the PPT formed by calcium sulfate it will create hindrance, मतलब frequent effective collision रोक देगा वो PPT आना। तो इसलिए हम डी पे जाएंगे फिर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है डोलोमाइट इज अ डबल कार्बोनेट can be used instead of a calcium carbonate for treating acidic soils. The three statements all refer to the agriculture use of these carbonates.
ठीक है, डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर बोथ लेस soluble देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेटल कार्बोनेट्स जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। डोलोमाइट भी मेटल कार्बोनेट है और आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी मेटल कार्बोनेट है, तो हमें पता है कि ये दोनों इनसॉल्युबल हैं। तो इसको अगर वो लेस सॉल्युबल कह रहा है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बात सही है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। डाउन द ग्रोथ सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल होगा। मेटल कार्बोनेट से इसको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली मेटल कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल होती है, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। फिर कह रहे हैं 1 मोल ऑफ डोलोमाइट हैज द सेम न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट एज 1 मोल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इसको देखना पड़ेगा, मतलब अगर मैं डोलोमाइट लेता हूँ तो डोलोमाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों है, और कैल्शियम कार्बोनेट में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें जो सॉल्ट बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब इसको हम बैलेंस करने जाएंगे इक्वेशन को, तो बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ डोलोमाइट देना पड़ जाएगा। नहीं, 2 मोल की जरूरत नहीं है, कार्बोनेट HCl का 4 मोल लेना पड़ेगा। दो क्लोराइड आ गए ना, कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी। बाकी वाटर का फिर हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। वाटर 4 बन रहा है ना, थोड़ा सा इसको, एसिड का नाम तो नहीं बताया था ना, नहीं बताया था। HCl मैंने अपनी मर्जी से लिया हुआ है। अच्छा, इसको बैलेंस करना है बस, तो फिर मुझे बैलेंस करना मुश्किल हो रही है। 2 2 4, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1:4 का रेशियो आएगा। अगर यही काम मैं सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करूं, CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे भी मुझे 2 मोल ऑफ HCl लेना पड़ेगा। तो ये 1:2 के रेशियो में आ रहा है और एक 1:4 के रेशियो में आ रहा है, तो 1 मोल ऑफ डोलोमाइट हैज द सेम न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, ये नहीं हो सकता फिर, क्योंकि मोलर रेशियो सेम नहीं आएगा ना। समझ आती है वाली बात? डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बोथ इंक्रीजेस द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉइल, ये बात सही है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट जब एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जब एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वाली बात सही है, तो 1 and 3 बनेगा इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 21। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करना शुरू किए हैं। This question is about two salts, sodium iodide and sodium chloride. The two solid salts are separately added to warm concentrated sulfuric acid, and the results noted. Aqueous solution of the two salts are separated, added to silver nitrate, and then concentrated ammonia is added. Which row is correct? Identify identity of the one of the product formed with concentrated sulfuric acid. देखो, NaCl में जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए एसिड ही काम करता है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ में HCl बनेगा। क्लोराइड आइन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते बाय सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्लोराइड आइन जो है वो क्लोरीन क्लोरीन कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ए और बी तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से। हाँ, आयोडाइड आइन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, वो आपका आयोडाइड आइन H2S भी बना सकता है, आयोडीन भी बना सकता है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो सी और डी दोनों सही आ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट से।
लेकिन वो कह रहा है जब हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो अब इसमें H2S आया है हमारे पास, और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, क्योंकि जब आपने सोडियम आयोडाइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो एक प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जैसे HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, और वो आयोडाइड आयन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे टू प्रोड्यूस आयोडीन। सही है, तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे और अमोनिया डालोगे तो आपके पास आयोडाइड आयन की वजह से जो प्रेसिपिटेट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, क्योंकि देखो इसने क्या है, एक्वा सॉल्यूशन और टू सॉल्ट्स आर सेपरेटली एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, मतलब डायरेक्ट इन सॉल्ट में सिल्वर नाइट्रेट डाला है, तो आयोडाइड आयन के साथ येलो पीपीटी बनेगा ना भाई। अगर मैं सोडियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा, सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा, तो क्लोराइड आयन के साथ व्हाइट पीपीटी बनता है, वो तो दिया हुआ ही नहीं है उसने, अमोनिया में वो डिसॉल्व भी हो जाता है। सही, लेकिन मुझे पता है कि वो क्लोराइड आयन, हमारा जो सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयन नहीं है, आयोडाइड आयन है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो ऑब्जर्वेशन हमने चूज किए वो हमने सी या डी में से चूज किए, क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड आयन तो फर्दर ऑक्सीडाइज होते नहीं है, इसलिए ए और बी मैंने गलत किया कर दिया था ऑलरेडी। तो फिर वो येलो पीपीटी आएगा आयोडाइड आयन के साथ, सी बनेगा इसका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। The diagram shows the process of adding calcium nitrate and strontium nitrate to a separate boiling tubes and heating them. Identical conditions are used. कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, वाटर कंटेनिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो वो एसिडिक होती है भाई। दूसरे में स्ट्रोंशियम नाइट्रेट ले रहा है, ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट है, ये भी डिकम्पोज होगा, लेकिन हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप स्ट्रोंशियम नीचे होता है, सबसे नीचे होता है, मतलब आपका ये आ गया ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट मुश्किल से डिकम्पोज होगी। डाउन द ग्रुप टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल नाइट्रेट इंक्रीज होता है। कलर चेंज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर और नाइट्रेट दैट कॉजेज द क्विकेस्ट कलर चेंज, मतलब क्विकेस्ट कलर चेंज से क्या मतलब है कि जो जल्दी डिकम्पोज हो जाए, और जो जल्दी डिकम्पोज होगी वो कौन सी होगी, कैल्शियम नाइट्रेट जल्दी डिकम्पोज होगी, बिकॉज इट इज लेस थर्मली स्टेबल। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट इज मोर थर्मली स्टेबल। तो क्विकली डिकम्पोज कौन होगी, कैल्शियम नाइट्रेट, तो क्विक में तो कैल्शियम नाइट्रेट चूज कर लो, बी और डी अपनी जिंदगी से हटा दो। ठीक है, और कलर चेंज आपको बताना है भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो एसिडिक ऑक्साइड है, पानी में डिजोल्व होगी तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और जब वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या कर देगा, न्यूट्रल सोल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर देता है, जब वो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा तो वो रेड हो जाएगा, तो सी बन गया आंसर इसका। अल्कली कैसे फॉर्म होगा, कैल्शियम नाइट्रेट को आपने डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा ना, सॉलिड है, तो जो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगा वो सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। सही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड वो तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा, वो थोड़ी ना उड़ के जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इधर आगे बढ़े। चलो मूविंग ऑन। The equation for three reactions involving chlorine or its compound is listed. अच्छा भाई, which statement about this equation is correct? Equation 1 describes the formation of a compound used to kill bacteria in drinking water. Bacteria किससे kill करते हो, क्लोरीन से। अब इक्वेशन 1 में मुझे कहीं क्लोरीन तो नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं बना हुआ क्लोरीन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे पहचानोगे,
अगर आपके पास इक्वेशन में, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानोगे, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो मतलब वो रिडॉक्स है। और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने का एक और तरीका है। बहरहाल आप एएस में जो है ना ट्राई करो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, तो वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। वो कह रहा है इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आता है? KClO4 में निकालो, KCl में निकालो। KCl में तो -1 है। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 + x - 6 0, तो x = +5। KClO3 में +5 है, तो +5 से -1 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूस तो हो रहा है। अब KClO4 में निकाल लो, +1 क्लोरीन x, ऑक्सीजन 4 -2 = 0, +7 आ रहा है इसमें, तो +5 से +7 इंक्रीज हो रहा है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। मतलब ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड में आ रहा है ना। अभी रिसेंटली एक पेपर में कोई क्वेश्चन था जिसमें एक ही कंपाउंड था जिसमें दो क्लोरीन, दो कोई एलिमेंट थे, नाइट्रोजन थे आई थिंक, लेकिन वो अमोनियम नाइट्रेट समथिंग था। वो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम आइन में अलग है, नाइट्रेट में अलग है, लेकिन इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। वो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में आना चाहिए जिसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो इक्वेशन 1 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। वो कह रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, तो बी इसलिए गलत हो गया। इक्वेशन 2 डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि क्या डेफिनेशन है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो इक्वेशन 2 में तो कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स नहीं है ना, इसलिए 2 गलत है। इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, 2 तो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो हमने अभी देखा। ठीक है, जो इक्वेशन 2 है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैंने असल में वो इक्वेशन 1 के लिए चेक कर लिया, इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सॉरी, एक मिनट रुको जरा। बी में बोला हुआ था इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये काम तो हमने इक्वेशन 2 के लिए कर लिया, इक्वेशन 1 के लिए करना था। इक्वेशन 1 में अब इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर और देखो क्लोरीन की जो KClO3 में हमने निकाला है वो +5 निकाला है, वो +5 से -1 हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्साइड आइन है -2, राइट हैंड साइड पे वो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, तो वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिएक्शन 1 है रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए बी गलत ही है। हाँ, इक्वेशन 2 इज योर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया क्योंकि क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। 3 में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, क्लोरीन 0 है, क्लोराइड आइन में -1 है, KClO3 में +1 है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, तो 3 भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो डी सही है। क्वेश्चन 11 पूछ रहे हो शाम से, एक मिनट जरा ये कर लो, फिर हम 11 पे दोबारा चल के देख लेते हैं आप जो पूछ रहे हो। मुस्तफा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर ग्रीन होता है, एसिडिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड बनाएगी, तो एसिड के कलर जो होते हैं वो रेड की शेड्स आते हैं ना यूनिवर्सल इंडिकेटर में, और अल्कली में ब्लू आते हैं। आगे बढ़े, या आगे सबको समझ? 23 11 पे चलना है, जरा एक मिनट दोबारा से। चांसेस आप 11 में कह रहे थे कि ये
ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। हाँ, इसको, इसमें देखो लाइट जो है वो दो अलग अलग जगह पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कह सकते हैं इसको। क्योंकि लेड एक एलिमेंट है जो अलग अलग कंपाउंड्स में है और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे हमारी इक्वेशन में क्लोरीन था सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो एक ही कंपाउंड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे तो दो कंपाउंड्स में है ना, अलग अलग। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Nitrogen monoxide is a primary pollutant produced by petrol engines and is found on their exhaust gases. Which reaction occur in the catalytic converter? Catalytic converter की इक्वेशन याद है आपको? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो इक्वेशन याद होगी तो डायरेक्ट कर लोगे, इसमें तो कुछ देखना समझना ही नहीं है। ठीक है, 25 पे आ जाओ। आ गया भाई ऑर्गेनिक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। स्टूडेंट एक्स स्टेटेड दैट 17 कार्बन एटम्स इन द फोर रिंग्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में बेटा ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जब फोर बॉन्डेड पेयर और जीरो लोन पेयर बन रहा है ना, फोर बॉन्डेड पेयर जगह जगह बन रहा है, तो टेट्राहेड्रल बन रहा होगा, और टेट्राहेड्रल में बैच आता है, डॉटेड आता है, जो आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज होता है। तो सारे के सारे चार रिंग्स जो हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब 17 के 17 कार्बन एटम्स चारों रिंग में एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये बात गलत हो जाएगी। Student Y stated that this molecule displays cis trans isomerism at the carbon carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब रिंग में होता है तो वो सिस ट्रांस नहीं करता। रिंग में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो नो सिस ट्रांस इन रिंग्स। विच स्टूडेंट आर करेक्ट? तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे पता था इसमें क्या है। ठीक है भाई, क्लियर है ये वाला। रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो सिस ट्रांस नहीं करता कभी भी। कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल करेगा लेकिन सिस ट्रांस नहीं करेगा। रिंग की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट एक्स का ये है कि वो कह रहा है कि 17 कार्बन एटम्स इन द फोर रिंग्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, अब ये वाला जो कार्बन है मेरे पास रिंग में, अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है ना, और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में नहीं हो सकते। प्लेनर होते सारे तो समझ आता। इसने बनाया हुआ 2D स्ट्रक्चर है, वह जो डॉटेड दिखाए हुए नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब फोर बॉन्डेड पेयर बनते हैं तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, उसमें वह जो डॉटेड बनता है, तो सबके सब एक ही प्लेन में तो नहीं हो सकते। मतलब ये सारे कार्ब रिंग्स जो है वो सारे कार्बन टेबल पे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ आउट ऑफ द पेज जा रहे होंगे, कुछ इनटू द पेज जा रहे होंगे। सही है, 26 पे चले। यार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इन एडिशन टू दोस chiral centers marked, how many other chiral centers are present? chiral कार्बन कितने हैं? एक ये नहीं बनाया हुआ इसने, एक ये रहा। और कौन सा chiral कार्बन है? एक ये रहा, एक ये है chiral कार्बन। तीन आ रहे हैं chiral कार्बन जो उसने नहीं बनाया हुए थे। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन नया दिख रहा है। ब्यूटुइन रिएक्ट विद कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4 टू गिव अ प्रोडक्ट एक्स। डायोल बनेगा इसमें। ब्यूटुइन है ये। ब्यूटुइन रिएक्ट विद हॉट KMnO4 टू गिव अ प्रोडक्ट वाई। जब हॉट KMnO4 डालोगे तो डबल बॉन्ड रप्चर हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड बन जाएंगे। तो तब दोनों साइड से इथेनोइक एसिड बनेगा ना। प्राइमरी मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्काइल लगा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई इज करेक्ट। प्रोडक्ट एक्स जो है वो डायोल बनेगा आपका जब डबल बॉन्ड खत्म होगा, और प्रोडक्ट वाई में इथेनोइक एसिड बनेगा। आंसर बता दो। बोथ एक्स एंड वाई विल रिएक्ट विद 2,4-DNPH। 2,4-DNPH के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो एल्डिहाइड बना है ना कोई कीटोन बना है।
neither product X nor Y will react with 2,4-DNPH. प्रोडक्ट X will react with कोई रिएक्ट 2,4-DNPH तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। X में कौन सा एल्डिहाइड बन गया? डायोल बना है, कोल्ड KMnO4 है ना। प्रोडक्ट Y will react with 2,4-DNPH, प्रोडक्ट X will not। Y भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि जब डबल बॉन्ड रप्चर होता है और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है अगर उसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल लगा तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। चलें आगे। देखो हॉट KMnO4 के साथ हीट किया है, डबल बॉन्ड रप्चर होगा तो वो कार्बोक्सिलिक पे ही जाके रुकेगा। अगर उसने कहीं लिखा हुआ होता हमने डिस्टिल कर लिया है बीच में तो फिर हम एल्डिहाइड पे जाते हैं ना। वो हीट अंडर डिफ्लक्स ना लिखे तो समझ लो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक पे जा रहा है। A sequence of reaction takes place. The major product compound is Z, which is compound Z. प्रोपेनोइक एसिड में LiLH4 डाला है तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, प्रोपनीन बन जाएगा। फिर उसमें पास द वेपर ओवर स्टीम फॉस्फोरिक एसिड डाला है तो फिर दोबारा वो अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये वो है ना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, अल्कोहल वाला रिएक्शन। अच्छा, उसमें दो तरह के अल्कोहल बन सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल भी बन सकता है और प्रोपेन वन ऑल भी बन सकता है। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट बनाया तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेन वन ऑल? मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें OH उस कार्बन पे लगे जिसपे हाइड्रोजन पहले से कम थे। तो अगर H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अगर OH इधर लगे और H यहाँ लगे मतलब प्रोपेन वन ऑल माइनर है, प्रोपेन टू ऑल मेजर प्रोडक्ट है। प्रोपेन टू ऑल सही है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन 29, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़े, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्रोमोइथेन react with sodium hydroxide to form ethene as the major product। aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे पास इथेनॉल बनेगा। इलिमिनेशन कब होगी, जब आप इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। उसने तो एक्वस लिया हुआ है तो इथीन थोड़ी बनेगा इसमें, ये गलत। वन क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स मोर रैपिडली विद वन ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम टेम्परेचर। वन ब्रोमोब्यूटेन फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकर होता है, वो आसानी से टूटेगा एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्योंकि ब्रोमीन एटम का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। तो इसलिए वन क्लोरोब्यूटेन मोर रैपिडली रिएक्ट नहीं करेगा, वन ब्रोमोब्यूटेन मोर रैपिडली रिएक्ट करेगा। टू भी गलत हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ C2H5CCBr occurs mostly by SN2 mechanism। टर्शरी हेलोजन एल्केन है, टर्शरी हेलोजन एल्केन है भाई ये। और टर्शरी हेलोजन एल्केन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 होता है, राइट। प्राइमरी में P2 से याद किया हुआ है ना, प्राइमरी में SN2 होता है और टर्शरी में SN1 होता है। सेकेंडरी का वो खुद बताता है। ये टर्शरी है तो इसमें SN2 नहीं होना है, SN1 होना है, तो सी भी गलत। फिर आगे उसने एक हमें आइन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर आइन इज लेस स्टेबल देन, बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड करती है टर्शरी है या प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी है और जो दूसरा कार्बोकेटाइन दिया हुआ है उसने वो टर्शरी है क्योंकि देखो जिसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली तीन एल्काइल लगे हुए हैं।
तो मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो इस वाले में होगा ना, दूसरे वाले कार्बोकेटाइन में। टर्शियरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, और जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है। तो ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है इसने, डी सही हो गया इसका। अभी तक तो ऑर्गेनिक भी कुछ भी नहीं दिया हुआ इसने। गजाली इसका थ्रेशोल्ड पता है आपको, बता रहे थे आप शायद। चलो, in the hydrolysis of bromoethane by aqueous sodium hydroxide, what is the nature of attacking group and of the leaving group? या अल्लाह। हाँ भाई, हाइड्रोलिसिस जब करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमोथेन की, तो रिएक्शन एलोजिन एल्केन का जब एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। तो अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है। हाइड्रोक्साइड आयन है तो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो जो अटैकिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और जो लिविंग ग्रुप होगा वो ब्रोमीन जो है वो अपना क्या कहते हैं, ब्रोमीन निकल के जा रहा है ना, राइट। और जब ब्रोमीन निकल के जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है बेटा, तो वो भी एक्सिस इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। कार्बन ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले जाता है ना, जब भी तो अटैक जब होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना यहाँ पे, प्राइमरी हैलोजन एल्केन है तो ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से, तो ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सिस इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं कह सकते, उसको भी न्यूक्लियोफाइल ही कहना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। X is an organic compound containing the elements carbon, hydrogen, and oxygen. The table shows the observation made from the chemical test carried out on X. सोडियम मेटल बेटा अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बार बार सब कंफ्यूजन हो रही है सबको। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एफर्वेसेंस अगर निकल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। अगर सोडियम कार्बोनेट भी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल भी रिएक्ट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्योंकि सोडियम मेटल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिम कर रहा है इसको, तो पोटेशियम डाइ, ये Cr2O7 बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है। वो अक्सर पोटेशियम मैग्नेट को सिर्फ MnO4 नेगेटिव आयन लिख के जाता है एसिडिक कंडीशन में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है हमारे। लेकिन उसने ऑक्सीडाइज नहीं करा है, क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ ना, ऑरेंज टू ग्रीन नहीं हुआ, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन कलर चेंज करना चाहिए। ए में तो करेगा कलर चेंज क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करके वो कीटोन बनाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि रिमेन्स ऑरेंज, मतलब ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ, बी में सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा भाई, कीटोन बनेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि Cr2O7 ने कलर चेंज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाँ, सी को मैं देख सकता हूँ, सी में हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये बात सही है। अब समझ आ रहा है कि हाँ, सोडियम कार्बोनेट पर किस चीज के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसमें एसिड भी होना चाहिए, तो सी इसलिए नहीं हो सकता। रिएक्ट कर गया, सोडियम मेटल भी रिएक्ट कर गया, डी में अल्कोहल भी है, और वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि वो टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो डी बनेगा हमारा आंसर इसका, बिल्कुल टर्शियरी अल्कोहल होगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं,
ब्रोमीन जो है वो कह रहे हैं लीविंग ग्रुप बताना था, उसमें जो चीज निकल के जा रही है वो ऐसा क्या निकल के जा रही है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो ब्रोमीन तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है सर। नंबर ऑफ डी ज्यादा है इसमें पेपर में। यार ये पता नहीं क्योंकि मुझे फेक फैब मार्क्स तो नहीं है ये। चले आगे बढ़े। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द, अरे भाई, कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन, एल्डिहाइड को जलाया है वैसे ना, आपको पता है कंप्लीट कंबशन में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोकार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसको बैलेंस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल हाइड्रोजन कार्बन 4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल आ जाएंगे। टोटल हाइड्रोजन है 9 + 1 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 मोल्स ऑफ वाटर। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 आर 8, 5 1 5, 8 + 5 इज 13। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड में है तो 12 और बनाना है तो 6, 32 का हमारा आंसर हो जाएगा 6। in which pair will 33 कर रहे हैं, in which pair will each compound give a different visible result with alkaline iodine? मतलब किसी एक में अल्कलाइन आयोडीन एक्वस आयोडीन का रिजल्ट पॉजिटिव हो, किसी एक में नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे 33 जो है इसके अंदर ऑप्शन ए में जो पहला अल्कोहल है हमारा, उसमें अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है ना, ठीक है, तो ये आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा इसमें भी। और जो एल्डिहाइड है वो इथेनॉल है, इथेनॉल में भी पॉजिटिव होता है, तो ये डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं देगा, ये सेम रिजल्ट देगा, दोनों में येलो पीपीटी आएगा। इसी तरह बी में इथेनॉल है, उसमें पॉजिटिव आएगा, और इसमें मिथाइल कीटोन है, प्रोपेनोन जो है इसमें भी अल्फा कार्बन के साथ, मतलब कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें भी दोनों का पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट तो नहीं आएगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में आयोडोफोम टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और ये जो कीटोन बनाया है इसने, इस कीटोन में भी जो ऑप्शन सी का कीटोन है ना, इसमें भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अल्फा कार्बन के साथ, मतलब जिस कार्बन पे कार्बोनाइल लगा हुआ है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली CH3 कोई अटैच नहीं है, दो इथाइल है, तो दोनों में नेगेटिव आएगा, तो दोनों का अभी भी सेम ही रिजल्ट है ना। बी में इथेनॉल के साथ पॉजिटिव रिजल्ट है, और ये जो एल्डिहाइड है ये इथेनॉल नहीं है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसमें क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ C2H5 लगा हुआ है, CH3 नहीं लगा हुआ, तो नेगेटिव है। तो डी में एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो दोनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएंगी। 33 का सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आ, जो कीटोन है ना उसमें भी नेगेटिव रिजल्ट है, आयोडोफोम टेस्ट उसमें भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ देखो डायरेक्टली CH3 तो अटैच नहीं ना, C2H5 अटैच है दोनों साइड पे, तो आयोडोफोम टेस्ट नेगेटिव है इसमें। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो वैसे ही नहीं होता आयोडोफोम टेस्ट, तो वो तो है ही नेगेटिव, तो दोनों में सेम रिजल्ट है ना, तो कह रहे डिफरेंट विजिबल रिजल्ट आने चाहिए, तो दोनों में नो पीपीटी है। सही है गजाली? ओके। 34 विच रीजन गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद प्रोपेनॉन? यार क्या कर रहा है इसने इस पेपर में, प्रोपेनॉन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट ये है, मिथाइल कीटोन है, आयोडोफोन टेस्ट पॉजिटिव होगा इसमें। 34 का ए आंसर। ब्रोमीन के साथ एल्डी कीटोन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करते, फैलेंस रीजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, टॉलेंस रीजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। ये पेपर फेक है बेटा, ये पेपर नहीं है, मुझे नहीं हजम हो रहा है ये पेपर। ये किसी ने ना मिला मिला के कहीं से क्वेश्चन बना के ना पेपर बना दिया है, सिर्फ वो ये डायनामिक पेपर्स एक। शहीर क्लास में हो?
लेकिन एक क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं जो मेरे सामने से तो नहीं गुजरे पहले। इसका थ्रेशोल्ड भी 30 है। चलो करते हैं, खैर अल्लाह मालिक होगा शायद। बहुत आसान लग रहा है इसलिए फिक लग रहा है मैं। Esters can be hydrolyzed with an aqueous alkali or aqueous acid to form two products. That will compare the two methods. Which row is correct? ठीक है भाई। जब हम अल्कली डालते हैं तो मसला ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है एस्टर में से, बल्कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कंप्लीट कन्वर्जन टू अ सॉल्ट इन एन ऑर्गेनिक एसिड। अल्कली जब डालेंगे तो बेटा एसिड नहीं मिलेगा, मसला ये है। एसिड मिलेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। ये दोनों इस वजह से गलत है। सॉल्ट मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, सी और डी को देखेंगे। और जब एसिड डालोगे तो एसिड डालने पे हमें क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास देखो, जो एस्टेरिफिकेशन होती है ना, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम एसिड डालते हैं ना, तो एसिड डालने पे प्रॉब्लम क्या है? एसिड डालने पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एस्टर है, वो बना कैसे था इन फर्स्ट प्लेस? वो बना था रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जब अगर ब्रेक करके दोबारा से इसमें एस्टर बनाओगे, मतलब एस्टर को ब्रेक करोगे और दोबारा से जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाओगे, तो क्या वो रिएक्शन मिक्सर में दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा? मतलब वो कभी भी कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि जैसी प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा रिएक्ट करेगी, कुछ एस्टर भी बना लेगा। क्योंकि एस्टर बनाने के लिए भी कैटलिस्ट आप एसिड यूज करते हो, एस्टर तोड़ने के लिए भी एसिड यूज करते हो। तो जब आप एसिड यूज करोगे तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर विद एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा। कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा फिर और दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात सही है। 35 का सी होगा। रिजल्ट में आसान नहीं लग रहा, रियल पेपर है। सही है भाई, इसका आंसर सी होगा। क्योंकि जब आप एस्टर तोड़ोगे तो दोबारा बनेगा। अच्छा, अल्कली के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों नहीं है? अल्कली के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि एसिड नहीं बन रहा ना, ऑर्गेनिक एसिड नहीं बन रहा, उसका सॉल्ट बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही एसिड बनेगा, अल्कली उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर वो इथेनोइक एसिड बने तो सोडियम इथेनोएट बन जाएगा फौरन। तो वो फिर दोबारा सोडियम इथेनोएट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर नहीं बनाता। तो अल्कली के साथ कंप्लीट कन्वर्जन होगी और एसिड के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। सही है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में कह रहा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शुड बी कंसिडर्ड when answering this question. How many compound with the formula C5H11Br are primary halogenoalkanes? हाँ भाई, ये बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। एक तो ये हो जाएगा जिसमें स्ट्रेट चेन है। अगर मैं ब्रोमीन को फिर मैं सेकंड कार्बन पे नहीं लगा सकता, वो सेकेंडरी हेलोजिनोल्केन बन जाएगा। मैं ब्रांचिंग कर सकता हूँ इसमें, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे बस वो बनेगा। और सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखनी है तो कोई ऑप्टिकल कार्बन बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब पैरेलल कार्बन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ लगा दूं, 1 2 3 4 5। एक ये बन जाएगा आइसोमर। और इसके अलावा हम एक काम ये कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये भी प्राइमरी आ रहा है। ठीक है। और कुछ समझ आ रहा है किसी को? 1 2 3 4 5 तीन।
ये हो गया। और ब्रोमीन को मैं पीछे वाली चेन में नहीं ला सकता, वो भी सेकेंडरी हेलोजन एल्केन बन जाएगा, मुझे प्राइमरी तक रखना है बस अपना काम। और 5 कार्बन है सिर्फ मेरे पास। 1 2 3 4 का ये बना लिया बल्कि हमने। एक और मैं क्या मिस कर रहा हूँ? अच्छा हाँ सही। ये अगर हम इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। 1 2, इधर ब्रांच लगा देते हैं। नेमिंग देख लो, नेमिंग डिफरेंट है तो आइसोमर है भाई। पहला वाला है 1 ब्रोमो पेंटेन। दूसरा वाला है 2 मिथाइल, अच्छा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। जो थर्ड वाला हमने बनाया है वो बनेगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। पेंटेन नहीं, सॉरी ब्यूटेन। और ये वाला जो है ये तो अलग ही है। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सही है, 4 बन रहा है। वर्टिकली लगाओगे तो वो यही वाला बन जाएगा जिसको हमने सेकंड नंबर पे बनाया ना, वही आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कंपाउंड Z इज फॉर्म बाय द रिएक्शन स्कीम शोन। हेलोजन एल्केन है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया है, हमें पता है नाइट्राइल बन जाएगा CH3CH2CN। रिफ्लक्स कराएंगे विद HCl तो वो एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2C OH। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल था। हाँ, कायरल कार्बन नहीं देखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखनी थी, उसने स्टीरियो नहीं बोला, बता ओनली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, आगे बढ़े। Hydroxy ethanol is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate until no further oxidation takes place. Which is skeletal formula of the organic product? हाइड्रोक्सी इथानल को हीट अंडर रिफ्लक्स किया है तो एल्डिहाइड से वो चला जाएगा कीटोन पे, और अल्कोहल जो है वो भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्डिहाइड। ये है भाई, ये एक साइड पे एल्डिहाइड है और दूसरे कार्बन पे अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड खुद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो जो डाइथेनोइक एसिड बन जाएगा ये ऑक्सीडाइज होकर। दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप AB बन जाएगा इसका आंसर। एक मिनट इब्राहिम, 38 देख लो फिर दोबारा 37 देख लेते हैं। अच्छा इब्राहिम, क्या कह रहे हो? प्रोपेन के बीच में इथाइल ग्रुप भी होगा, प्रोपेन के बीच में अगर मैं इथाइल ग्रुप लगाऊं, ये क्या कह रहे हो?
इब्राहिम ये वाला कह रहे हो, ये बनाओ। ये देखो ऑलरेडी बना लिया है ना हमारा जो क्या कहते हैं, इसकी जब स्टेट चेन देखोगे तो ये 4 कार्बन की स्टेट चेन आएगी ना, फिर मैं स्टेट चेन ऊपर ब्रांच वाली को लूंगा। ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये जो सेकंड वाला आइसोमर है वो यही तो है। उसका नाम क्या होगा, 1 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये भी होगा 1 2 3 4। तो इसमें भी मिथाइल सेकंड नंबर पे ही आ रहा है और ब्रोमो 1 पे आ रहा है। ठीक है, चलो। 39 कह रहा है द फॉर्मूला शोज द रिपीट यूनिट ऑफ एन एडिशन पॉलीमर, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द मोनोमर फ्रॉम विच दिस पॉलीमर इज मेड। अच्छा, कंटिन्यूटी बॉन्ड्स हमारे यहाँ पर है। हम्म, अब इसमें ये जो पहला कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक ब्रांच में CH3 है, बीच में एक और हमारा कार्बन है, उसके ब्रांच में एक CH2 CH3 है और एक हाइड्रोजन। ये कंटिन्यूटी बॉन्ड है। इसका अगर मैं मोनोमर बनाऊंगा तो कंटिन्यूटी बॉन्ड जिस कार्बन पे है उस पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसको अगर मैं स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन, ये हो जाएगा CH3, सेकंड कार्बन उस पर डबल बॉन्ड है, और थर्ड कार्बन उस पर भी डबल बॉन्ड है, इसके आगे CH2 CH3, ये 5 कार्बन वाला एल्कीन बन जाएगा पेंटूइन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40। ए नहीं देखो, इसको अगर तुम ब्रैकेट देखोगे ना तो ये ब्रांच में है, जो जो चीजें ब्रैकेट में ना ब्रांच में है। ये जो कंटिन्यूटी बॉन्ड है वो ब्रैकेट के साथ नहीं आ रहा है, वो बेसिकली ब्रांच में चला गया है वो सीध। तो जो हमारे जो 2 कार्बन है ना जिनके बीच में डबल बॉन्ड होना है वो 1 और 2 आने हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 और बता दें आप लोग। 40 एक पीक एब्जॉर्प्शन पीक 15 16 1700 पे आ रही है, और एक एब्जॉर्प्शन 3000 से थोड़ा, 3000 से हल्का बल्कि 3000 से थोड़ा सा आगे है बस। ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। अगर अल्कोहल होता तो अल्कोहल का हमें पता है ब्रॉड बन रहा होता है ऐसा। अल्कोहल के लिए तो ब्रॉड होता है ना, वो 3000 से आगे होती है, तो अल्कोहल तो नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ब्रॉड बनता है। ठीक है, मतलब वो एक शार्प पीक नहीं होती है। फिर बचा एस्टर और नाइट्राइल। नाइट्राइल की जो ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, वो 2200 से 2250 के बीच में है। 2200 से 2250 के बीच में हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। ठीक है, तो नाइट्राइल इसलिए नहीं हो सकता। एस्टर बचा, एस्टर में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला एक है 1710 से 1750, तो ये जो हमारे पास एक ये पहली वाली एब्जॉर्प्शन है 1710 से 1750, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा एस्टर में फिर हमारे पास और भी तो फंक्शनल ग्रुप है, CO, वो कार्बल बॉन्ड भी है एस्टर ये वाला। तो वो 1040 से 1300 के बीच वाली पीक है, मतलब वो पीक ये वाली हो जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली। इसके अलावा जो 3000 के आसपास पीक आ रही है ना, तो फिर वो वाली पीक मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। वो पीक जो है वो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मैंने देख लिया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मैंने देख लिया, तो ये वाली पीक जो है वो किसी और फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे और कुछ बन नहीं रहा है साथ के साथ।
तो मुझे एस्टर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एस्टर की बाकी दो बॉन्ड्स की पीक एस्टर से प्रूव हो रही है ना। अगर तुम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ले भी लोगे, तो ये जो हमारी बाकी की जो पीछे की दो एब्जॉर्प्शंस आ रही है नीचे, इनको कैसे जस्टिफाई करोगे? समझ आई बात? क्लियर है भाई? चलो दोबारा जो जिसको जो समझना है वो समझा देते हैं। अच्छा, आप लोगों की अब ऑब्वियसली ये लास्ट क्लास है, और लास्ट पे केमिस्ट्री का तो लास्ट पेपर है। सुमैया कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 40। इसका मैं आपको सोल्यूशन भी भेज देता हूँ। बल्कि शहीद हमारे पास लिखा होगा इसका सोल्यूशन। मैं करवा देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। पेपर थोड़ा सा अगर पेपर वन मुश्किल आ जाए, ठीक है, हमेशा ऐसा ही पेपर आए वो जरूरी नहीं है। समझ आती है बात? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कल। आराम से जाओ, ये सोच के जाओ कि तुम्हें आता है पेपर, ठीक है। और जो किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हो तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। फंसे नहीं रहना उस क्वेश्चन में कि मैं बस इस क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ। आपने अगर 4-5 मिनट जाया कर दिए एक क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन वर्थ इट होना चाहिए। आपको 1 मिनट में समझ आ जाता है, फंस जाओ तो आगे बढ़ जाना, दोबारा से पीछे जाके कर लेना। स्टूपिड केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करना कि आपने जो आंसर शीट है वो गलत शेड कर दी है, आंसर वन का आंसर टू में शेड कर दिया। आप बहुत बड़े हो गए हो, इस तरह की मिस्टेक्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। वो मिस्टेक्स नहीं करना। उसके अलावा इन केस अगर कहीं फंस जाते हो तो भाई क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना। 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज तक आपको पहुंचना है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। आखिरी पेपर है, पेपर टू तुम्हारा जैसा भी हुआ है, पेपर वन पे जितनी जान मार सकते हो जान मारो, रिलैक्स होके जाना, आराम से जाओ। लास्ट कंपोनेंट है एएस का, ठीक है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। अब आप लोग जा सकते हैं। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं वो रुक जाएं, बाकी दुआ करके जाना भी सबके लिए। वैसे मेरी दुआ ये होती है कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल आए और तुमसे हो जाए, तो वो थ्रेशोल्ड कम होता है, आपसे हो जाता है तो आपके ग्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। खिजर 22, 9, 14 एंड 15, चलो कर ले। पॉइंटर राउंड अली, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल पेपर में। बात क्या बतानी थी? बात मैं भूल गया, मुझे क्या बतानी थी। आप लोगों के शायद बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि सबके जवाब दे दूं। मतलब पेपर से पहले ही दे दूंगा, रात रात में। चलो अभी चले जाओ, बाकी लोग जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं वो रुक जाओ। नहीं, मुस्तफा अब्दुल गफूर जो है ना आजकल जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं का। ठीक है, चलो हाफिज। कैमरा बंद कर देते हैं। आ जाओ उस पे। सब कुछ ही डिस्चार्ज हो गया है तो, मैं करता हूँ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ सबको, मुझे थोड़ा टाइम दो।
आयन इलेक्ट्रॉन फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं मान। मुझे असल में अगर तुम लोग कॉल पे ही रहो, मुझे 10 मिनट दे दो, मैं असल में मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज पढ़ लूँ। और मेरी सारी डिवाइसेस जो है ना वो डिस्चार्ज पे चली गई हैं। अगर मुझे 10 मिनट दे दो तो मैं ये चीजें चार्ज भी कर लूंगा, इतने हम लोग असर पढ़ लेते हैं। जी उमर, A2 की क्लासेस लेंगे कि नहीं लेंगे? चार्जर भी है आईपैड वाला। मोबाइल का चार्जर पड़ा है? का चार्जर है? नहीं, मोबाइल फोन का चार्जर है, क्या है ना? आपका चार्जर है? कौन सा मोबाइल